Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratap Goria and today I am here with a new topic that is composition of constituted assembly. तो पिछली यूनिट में हमने बात की थी, हमने जो वीडियो बनाई थी उसको मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब हम उसमें था सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हमने एडॉप्ट किए वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ से लाई गई थी, बहुत सारे सोर्सेज से हमने उसको प्रिपेयर किया था। तो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली थी, आखिर जिस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो कौन सी असेंबली थी, कैसे बनाई गई थी, उस असेंबली में किस मेंबर्स को रखा गया था, इसका नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बिल्कुल नई बात है। आपको मैं बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा जैसे कि आपको समझ आ जाए। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली थी मीन्स जिस असेंबली ने, जिन मेंबर्स ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें कौन लोग थे, जो भी लोग थे उनको कैसे सिलेक्ट किया गया था, कितने लोग थे आखिर, और इन्होंने कितना टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में लगाया था। बहुत सारे सोर्सेज को कलेक्ट करके, जैसे हमने कल पढ़ा कि जैसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से लाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे, जो चीज़ें अच्छी लगी थी। तो आखिर ये लोग थे कौन, कहाँ से आए थे, कैसे ये सिलेक्टेड थे या इलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड थे या इनके इलेक्शंस हुए थे, इस चीज़ पर भी हम बात करेंगे। और आपको इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अब अपनी जैसे रूटीन में कॉपी और पेन साथ में रखिए और इन पॉइंट्स को नोट कीजिए। जी हाँ, कहते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग डेलिब्रेशन ऑफ 2 years 11 months and 18 days, Constitution of India came into being on 26th of November 1949 and came into force from 26th of January 1950। लॉन्ग डेलिब्रेशन कहते हैं कि कम से कम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए 3 साल लग गए थे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो कितने ही दिन बचे थे, 12 दिन बचे थे 3 साल कंप्लीट होने में। तो 3 साल में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था और ये तैयार कब कर लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जैसे हम 26 जनवरी 1950 मनाते हैं ना, तो उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, वो केम इनटू फोर्स आया था 26 जनवरी 1950 से। तो इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली की बात करेंगे। जैसे जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ने बनाया था। एक जमात होती है, लोगों का ग्रुप होता है, इकट्ठे ग्रुप में लोगों ने बनाया था। और उस ग्रुप का, उस जमात का, उस असेंबली का जो चेयरपर्सन था या किसकी चेयरमैनशिप में बनाया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में बनाया गया था। और इसमें कंप्रेजिंग ऑफ 389 मेंबर्स, अभी हमने बात की थी कि कितने लोगों ने लिखा होगा, तो 389 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करा था। एमंग देम, उनमें से 292 सीट्स वर फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रोविंसेस का ये मतलब है कि वो प्रोविंसेस, वो एरियाज, वो स्टेट्स, वो टेरिटरीज जहां पर ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश की हुकूमत थी, उनके शासन में जो एरियाज थे वहां से कितने लोग थे, 292 लोग थे, 292। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द 93 पर्सन्स थे या मेंबर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स आप कह सकते हैं, वो कहां से थे, वो प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स कौन सी स्टेट्स थी उस टाइम, ये चीज भी आपको याद रखना जरूरी है। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जिन स्टेट्स पर प्रिंसेस का, राजाओं की हुकूमत थी, का शासन था, अभी जिनको ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में नहीं ले पाए थे वो इंडियन स्टेट्स को, तो वहां से कितने मेंबर्स थे, 93 मेंबर्स थे। ठीक है, तो उसके बाद लेटर होता बाद में क्या हुआ, ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान की पार्टीशन, जो डिवाइडेड इंडिया, उससे पहले अनडिवाइडेड इंडिया था। अनडिवाइडेड मतलब अभी इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क नहीं बने थे। उस क्या हुआ कि जो सम टेरिटरीज, कुछ जमीनें, कुछ स्टेट्स हम कह सकते या कुछ एरिया, वह ट्रांसफर टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बाउंड्रीज के अंदर चले गया। उससे क्या हुआ कि जो मेंबर्स थे हमारे, उनके साथ साथ वो मेंबर्स भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के मेंबर नहीं रहे। तो जो इनकी टोटल स्ट्रेंथ थी 389 की स्ट्रेंथ थी, वो रिड्यूस होगी। रिड्यूस मतलब कम होगी। और कितनी कम हुई और कितनी रही हमारे पास, 299 मतलब 300 से एक कम, 299 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के मेंबर उस टाइम हमारे रहे। तो
कुछ ज़्यादा डीप भी नहीं जाना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, सिंपली पॉइंट्स को अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, जब हमने पढ़ लिया कितने मेंबर्स थे, कहाँ से थे, अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि क्या ये इलेक्टेड थे या सिलेक्टेड थे, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज को डिस्कस कर लेंगे कि जो इनकी पहली मीटिंग थी, जब इन लोगों को बुलाया गया कि आप एक्सपर्ट्स हैं, इंटेलिजेंट हैं, या आप नॉमिनेटेड या सिलेक्टेड हैं या इलेक्टेड हैं, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना है। फिर इसकी जो पहली मीटिंग थी वो कब बुलाएगी, 9 दिसंबर 1946 को, 9th ऑफ दिसंबर 1946। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने वाला। तो फिर 13 दिसंबर को जो इसका एक रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, इन्होंने मूव किया था ये रेजोल्यूशन, और जिससे विच फॉर्मली बिगन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिशंस ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फॉर्मली, अब फॉर्मल तरीके से, मतलब एक ऑफिशियल तरीके से फिर ये काम स्टार्ट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। उसके बाद ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, या जो प्रिंसली स्टेट थे या जो प्रोविंसेस थे, जो कस्बे थे, हर एक कस्बे में क्या हुआ था, और ग्रुप ऑफ स्टेट्स मतलब जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम थी उनको ग्रुप में बनाया गया था। व्हाट टू बी अलॉटेड सीट्स, कहते हैं कि उनको सीट्स दी गई थी। कैसे दी थी सीट्स, इन प्रिपरेशन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, रफली 1 seat was to be allotted for every million population। इस चीज को यहां पर आपने अच्छे से समझना। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपकी क्लास में 200 बच्चे हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉनिटर चाहिए, या रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम बोलते हैं, CR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर भी बोलते हैं हम। तो उसमें एक क्राइटेरिया रखा जाएगा, 200 बच्चे आपकी क्लास में, और क्राइटेरिया ये रहेगा कि 50 बच्चों पे एक रिप्रेजेंटेटिव या एक मॉनिटर रहेगा, ठीक है। अगर 400 बच्चे हैं तो वहां पे कितने होंगे, 100 पे 2 और 50 पे 1, 200 बच्चों पे आपके 4 रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। वैसे ही जब रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करने की बात आई, जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया का आइन बनाते, जब उनकी बात आई तो वहां पे एक क्राइटेरिया रखा गया कि एक मेंबर हम 1 मिलियन पॉपुलेशन को देंगे। 1 मिलियन पॉपुलेशन जहां पर इकट्ठी होगी उनको रिप्रेजेंट करेगा एक मेंबर, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा, जो आइन लिखेगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया उनके सामने रखा था, मतलब 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव या एक मेंबर। जैसे 389 मेंबर्स थे तो 10 लाख पॉपुलेशन पे एक मेंबर का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। सीट्स अलॉटेड टू द ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड। जो ब्रिटिशर्स के अंडर प्रोविंसेस थे, अभी हमने जिनकी बात की, ब्रिटिशर्स के अंडर जितने भी प्रोविंसेस थे उनमें सीट्स को अलॉट किया गया कम्युनिटीज के बेस पे। जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज उस टाइम थी, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, और एक को जनरल कम्युनिटी रखा, ठीक है। तो इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इनकी सीट्स को भी अलॉट किया गया, ठीक है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। अगर मुस्लिम कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेटिव को रखा था तो उसको इलेक्ट भी उसी कम्युनिटी के लोग करते थे, ठीक है, ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहां पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जहां पे इनके इलेक्शन होते थे। एंड वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। जो सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है वोटिंग का, उसी मेथड से इनके भी इलेक्शंस करवाए गए। The representatives of princely states were to be nominated by the heads of the princely states। अब जो princely states थी, वो स्टेट्स जिन पर राजाओं का शासन था, राजाओं की हुकूमत थी, जो अभी तक ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं थे, इन पर अपनी हुकूमत नहीं थी, तो इन्होंने क्या करा, प्रिंसली स्टेट्स वालों ने रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट करा। नॉमिनेट एंड इलेक्ट, 2 वर्ड्स है यहाँ पर। नॉमिनेट किसको करा जाता है, जैसे हमने आपकी क्लास के लिए एक क्राइटेरिया रखा था कि 50 स्टूडेंट्स पे एक मॉनिटर सिलेक्ट करो आप, या तो एक बच्चे को सिलेक्ट करते हैं तो बीच में कुछ बच्चे
बच्चों को एतराज़ रहता है कि नहीं, हम इनको नहीं रख सकते। फिर वहाँ पे इलेक्शंस की बात आ जाती है। फिर आज जब आप इलेक्शंस करते हो, जिनको ज़्यादा वोट मिलेंगे, 2 या 3 स्टूडेंट्स को आप वोटिंग के लिए सामने रखोगे और जिनको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो मॉनिटर बन जाते हैं। कहने का मतलब आपने इलेक्ट किया, वोट देके इलेक्ट किया। अगर आप बिना वोटिंग के एक किसी कोई अच्छा ओबीडेंट बच्चा है, समझदार है, हर चीज़ में अच्छा है, ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसकी, तो फिर बच्चे कहते हैं नहीं, सब सारे सहमत होते हैं कि ये ठीक है, ठीक है, तो उसको हम नॉमिनेट कहते हैं। ठीक है, आपने नॉमिनेट कर दिया। तो वैसे ही इन्होंने क्या, प्रिंसली स्टेट्स थी जो 93 प्रिंसली स्टेट्स हमारी थी, उन्होंने क्या किया, नॉमिनेट कर दिया अपने मेंबर्स, वो इलेक्शंस में पार्ट नहीं लिया इन्होंने। द इलेक्शंस, अब जो इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के, द इलेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली फॉर 296, अब इलेक्शंस के लिए जब 93 सीट्स इनको अलग होगी जो इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते, तो फिर इलेक्शन के लिए कितनी सीट्स बची इनके पास, 296 सीट्स इनके इलेक्शंस करवाने थे। तो इन्होंने क्या किया, जुलाई अगस्त 1946 में इनके इलेक्शंस करवाए थे। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब पार्टी बेस पे इनके इलेक्शन हुए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग जो दूसरी पार्टी थी उसने कितनी सीट्स जीती, 73। और जो स्मॉल छोटे छोटे ग्रुप्स थे या इंडिपेंडेंट्स गॉट द रिमाइनिंग, और कुछ इंडिपेंडेंट्स में भी लड़े थे, उन्होंने 15 सीटें जीती। हाउएवर इसके अलावा जो 93 सीट्स थी जो अभी मैंने कहा प्रिंसली स्टेट्स की, वर नॉट फिल्ड, उनको इनके इलेक्शंस नहीं करवाए गए थे क्योंकि इन्होंने ये अवे स्टे अवे किया था खुद को इससे। ठीक है, तो अभी तक मैंने इतना क्वेश्चन ये वाला प्रिपेयर किया। आप फिलहाल इतना ही लिखेंगे, फिर ज़्यादा लेंथी थोड़ा हो जाता है, तो ये आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करना, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आपने याद करना। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं।